नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज हम आए हैं पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट और बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन रमाकांत शर्मा जी के पास। बिहार के वकीलों में बड़ा नाम है और इनकी इज्जत की जाती है। तो चर्चा हम करने आए हैं बिहार में शराबबंदी कानून की और होने जा रहे संशोधन की। देखिए, पहले तो खबर वायरल थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने भी मान लिया है कि संशोधन करने जा रहे हैं। और संशोधन जब करने जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब शराब पीने वाले जेल नहीं भेजे जाएंगे, जुर्माना देकर छूटेंगे। जो जुर्माना देने की स्थिति में नहीं होंगे वो कुछ दिनों के लिए जेल जा सकते हैं। जुर्माने की राशि कितनी होगी यह अभी तय होनी है। लेकिन इससे पहले हम सवाल शुरू करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, रमाकांत शर्मा जी का स्वागत करते हैं हम। भाई ज्ञानेश्वर जी बताइए। देखिए सर, एक बड़ी चर्चा है और जिसके कारण कहा जा रहा है कि राज्य सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि हम समीक्षा करेंगे। पॉलिटिकल गॉसिप तो अलग है, पॉलिटिकल एलिगेशंस अलग है, लेकिन जो कोर्ट का दबाव था। आप बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। मुझे जानकारी है कि पटना हाईकोर्ट में अभी 25 जजेज हैं, जस्टिस हैं। ठीक है, जो संख्या है 53, उसके हिसाब से 25 है। ये अपने आप में एक चिंता का कारण है। लेकिन 25 जो जजेज हैं उनमें से 15 तो सिर्फ बेल की सुनवाई कर रहे हैं, और जो बेल पिटीशन की सुनवाई हो रही है उनमें कहा जाता है कि 80% से 90% जो केसेस हैं वो एक्साइज से, मतलब जो दारू पीने वाले लोग हैं उनसे रिलेटेड है। और अब जबकि सरकार संशोधन करने जा रही है कि आपको जेल में जाना ही नहीं होगा, लेकिन आज की हालत यह है कि दारू पीने वाले, चाहे उन्होंने एक पैक पी लिया चाहे आधा पैक पिया, वो 8-8 महीने 10-10 महीने से जेल में है। पटना हाईकोर्ट की क्या स्थिति है, ये बातें कही जाती है, आप तो महसूस करते हैं, रोज देखते हैं। भाई ज्ञानेश्वर जी जी, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने उठाए हैं जी। ये एक्ट 1916 में आया, बिहार एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट 2016 में। 2016 में यस 2015। हाँ सॉरी, एक्ट एज 2016 बिहार एक्ट 20 है ये। जी जी। तो 16 से 22 तक 6 साल हो गए जी। इतने दिनों में लेजिस्लेचर का इंटेंशन तो हमेशा अच्छा ही होता है। समाज में कुरीति है, शराब अच्छी चीज नहीं है, इससे किसी को दो मत नहीं हो सकता। वो इंटेंशन सही था, बट जो कानून बना वो काफी स्ट्रिंजेंट था। उसमें जो सजाओं का प्रावधान था वो बड़ा कठोर था। कहा गया काला कानून है, वो मैं नहीं कह सकता जी। अनलेस कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने नहीं कह दिया कि यह कानून अल्ट्रा वायरस है, वो बात मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो स्ट्रिंजेंट था, वो कठोर थे। मतलब आपका भी मानना है कि 5 वर्ष और 10 वर्ष और उम्र कैद की सजा का प्रावधान जो किया गया वो उचित नहीं था? उचित अनुचित मैं नहीं कहूंगा, कठोर दंड था जी, कठोर दंड था। उचित अनुचित तो ये तो चाहे तो वायरस डिक्लेयर हो, जहां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहे, या एक्ट में लेजिस्लेचर उसको चेंज करे। अब आपने सुना बीच में कि अमरावती में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी पब्लिक फंक्शन में कहा कि साहब ये कानून लाने के पहले इसकी पूरी तैयारी नहीं की गई। रिजल्ट क्या हुआ कि बैकलॉग ऑफ केसेज बहुत बढ़ गए, पेंडेंसी बहुत बढ़ गई, और हाईकोर्ट के ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव पड़ गया एक्साइज केसेज का। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे मैटर में, जिसमें बिहार सरकार गई थी, एंटीसिपेटरी बेल और बेल जो ग्रांट हुए थे अक्यूज्ड पर्संस को बिहार एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट 2016 के तहत, उनके कैंसिलेशन के लिए बिहार सरकार ने दिया। अब उसको दूसरे ढंग से लोगों ने इंटरप्रेट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। मैं वो फटकार वाली बात नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि भाई मर्डर केसेज में, डकैती के केसेज में और अदर वैसे ऑफेंसेज में जिसमें 10 से 20 साल की आजीवन कारावास तक की सजा है, उसमें जमानत मिलती है, तो इसमें क्यों ना मिले। तो सरकार के उस पिटीशन को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आया अमेंडमेंट। फिर लेजिस्लेचर्स ने सोचा आपने जो हमें दिया है ये परफेक्ट है, जो आपने दिया है कि ये ड्राफ्ट है जो सरकार अमेंडमेंट के बारे में सोच रही है। इसमें जो मुख्य प्रावधान है उससे मुझे ये लगता है, नहीं सर, प्रावधान पर हम बाद में आते हैं। मेरा एक सवाल ये कि आप हाईकोर्ट में रोज जाते हैं, आप दलील देते हैं, अपने मुवक्किल की पैरवी करते हैं, कि आपने देखा एंड यूजर, मतलब जो शराब पीने वाले, मैं अभी शराब बेचने वाले या शराब की तस्करी करने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, कि हाईकोर्ट में कहा जा रहा है कि 30,000 40,000 केसेस पेंडिंग है और 8 महीना से 10 महीना से 6 महीने से लोग जेल में हैं।
तो आप क्या महसूस करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स है, शराब पीने वाला है, जब उसकी सुनवाई होती है हाई कोर्ट में, तो क्या ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि बस उसने एक पैक पी लिया था इसलिए उसका बेल रिजेक्ट कर दिया गया? ज्ञानेश्वर भाई, आपने प्रश्न सही उठाया है, जी। लेकिन पीने वालों के मुकदमे की संख्या हाईकोर्ट तक कम ही पहुंचती है। अच्छा, उसका नेग्लिजिबल परसेंटेज है। हाँ, हाँ। वो लोअर कोर्ट्स तक ही में बेल हो जाते हैं। तो फिर हाईकोर्ट में मोस्ट ऑफ दी केसेज हैं जी। जहां ह्यूज क्वांटिटी में जी। किसी के व्हीकल में मिला 100 लीटर, किसी के ट्रक पे मिला, किसी की छोटी गाड़ियों पे मिला, टाटा 407 पे 4000 लीटर, कार्टून एंड कार्टून ट्रक पे भरे हुए, आलू के बोरियों में लदे हुए। तो ह्यूज क्वांटिटी में इंडियन मेड फॉरेन लीकर जहां मिला, उसके केसेस ज्यादा है। तो इसका मतलब तो ये कि जो संशोधन की बात हो रही है उसके बाद भी इसमें तो कोई प्रावधान में कोई कटौती की नहीं गई है, तो हाईकोर्ट पर जो लोड है वो कम कहां होने वाला है? पिलाने वाले तो पिलाएंगे ही। देखिए, एक जो प्रावधान आया जी। कि बूट लेगर्स जो हैं, जी, जो उनको शराब की उनकी तस्करी करने प्रॉपर्टी कंफिस्केट की जाएगी, वो स्ट्रिंजेंसी को और बढ़ाया गया। ये अच्छी बात है। बाहर से स्मगल हो रहा है, ट्रक के ट्रक शराब दूसरे प्रदेशों से आ रही है, बगल बगल के सारे प्रदेशों में कहीं भी प्रोहिबिशन नहीं है, न यूपी में प्रोहिबिशन, न झारखंड में प्रोहिबिशन, तो कहीं नहीं है। तो उधर से आ रहे हैं। अब वो बूटलेगिंग के अगेंस्ट में कानून को और कठोर किया जा रहा है, शायद उससे वो रुक जाए। नहीं, इस पर हम एक सवाल ले लेते हैं कि आपने कहा कि तस्करों की बात कर रहे हैं, लेकिन इधर के कई महीनों में हमने देखा कि हरियाणा के, पंजाब के, बंगाल के जो बूटलेगर्स हैं वो बिहार में एक्टिव हैं। उनकी प्रॉपर्टी तो थी क्या वो दिल्ली में, उनकी प्रॉपर्टी थी हरियाणा में, उनकी प्रॉपर्टी थी पंजाब में, क्या उनको कन्फिस्केट कर पाए? यस। अच्छा, यस, स्टेट गवर्नमेंट कैन कन्फिस्केट। अच्छा, मतलब पंजाब में और दिल्ली में भी संपत्ति है, उसको बिहार सरकार जब्त कर लेगी। दूसरे ढंग से आप देखिए जी। आपको याद होगा फॉर्डर स्कैम। जी। फॉर्डर की प्रॉपर्टीज अगर कहीं अंगूर का खेती हो रही थी किसी स्कैमेस्टर की, तो उसको सरकार कर सकती है कन्फिस्केट। अच्छा, यस। एक गवर्नमेंट सर्वेंट की यहाँ प्रॉपर्टी जो स्पेशल कोर्ट एक्ट बिहार पुलिस को पावर है। यस यस। अच्छा। स्पेशल कोर्ट एक्ट में अगर यहाँ के किसी पदाधिकारी की प्रॉपर्टी मिलती है नोएडा में, तो प्रॉपर्टी सीज हो सकती है, कन्फिस्केट हो सकती है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ठीक। चलिए, ये तो हो गया। अब आते हैं जो 37 पर, जिसमें सरकार रिलीफ देने जा रही है और कह रही है कि ठीक है, अब पीने वालों को हम जेल नहीं भेजेंगे। यह बात तो क्लियर है ना? अब पीने वाले जेल नहीं जाएंगे। हाँ? फर्स्ट ऑफेंस वालों को पेनाल्टी और उसको, या सेकंड ऑफेंस वाले में थोड़ा, उसमें दोनों चीज का प्रावधान है। हाँ। पेनाल्टी भी और सिंपल इम्प्रिजमेंट नहीं, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब को यह भी पावर है कि वो चाहे तो जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं। यस। हाँ? तो मजिस्ट्रेट साहब का दुकान तो नहीं सजेगा? ये तो हाइपोथेटिकल है ना, अभी मैं उस पर कैसे बोल सकता हूँ ज्ञानेश्वर भाई। लेकिन जो जुडिशरी से पावर लेके एक्सिक्यूटिव को दिया गया है, ये हो सकता है जुडिशियरी पर लोड कम करने के लिए दिया गया हो, इंटेंशन लेजिस्लेचर का सही हो। ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। अब इसकी भौगोलिक सीमा में आते हैं, प्रैक्टिकल बात को समझते हैं। पटना है डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर, मराची में व्यक्ति, हाथीदह में व्यक्ति, पटना से 90 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर मोकामा में एक व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाता है। उस व्यक्ति की पेशी कहां होगी, कितने घंटे में होगी, और मजिस्ट्रेट साहब का बैठेंगे, कुछ है क्या? ये तो पहले से सीआरपीसी में प्रावधान है कि जुडिशियल कस्टडी में 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेज देना है। अब ये अगर एक्सिक्यूटिव को कहते तो एक्सिक्यूटिव के यहाँ, पहले अगर जुडिशियल था तो जुडिशियल के यहाँ, लेकिन ये तो प्रावधान सीआरपीसी में पहले से है कि पुलिस कैन नॉट कीप ऑन इन देयर ओन कस्टडी फॉर मोर देन 24 आवर्स। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना 24 घंटे में उनको न्यायिक दंडाधिकारी के सामने या एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यपालक दंडाधिकारी के पास पेश कर देना होगा। मतलब इसका सीधा ये, यदि हम कहें की नोट ये है कि 24 घंटे के भीतर ही दारू पीने वाले छूट जाएंगे। हाँ, कानून के मुताबिक तो कानून के मुताबिक यही है। यही लग रहा है। जो लोग मतलब दंड नहीं दे पाएंगे वही जेल के भीतर जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो अब इससे आपको ये नहीं लगता है कि देखिए, नीतीश कुमार की सरकार पर एक आरोप लगता था कि आपने शराबबंदी कानून लाकर आपने बिहार के राजस्व की हानि की। तो अब आ गया ये नॉन कंपाउंडेबल से कंपाउंडेबल हो गया, मतलब दंड देकर छूट सकते हैं। तो सरकार तो इसमें राजस्व की भरपाई कर लेगी। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, उससे कितने राजस्व की भरपाई होगी, फाइन से। पीने वाले कहां कम हो रहे हैं सर? पीने वाले कहां कम हो रहे हैं? ज्ञानेश्वर भाई, ये क्वेश्चन लेजिस्लेचर से पूछिए कि जो भरपाई रेवेन्यू की उससे हो पाएगी कि नहीं, ये तो लेजिस्लेचर से बताएंगे, सरकार बताएगी। चलिए, हम लेजिस्लेचर से पूछेंगे वो सवाल। लेकिन अब एक सवाल बड़ा मौजू है। सवाल ये है कि अब तो आपने कह दिया कि जिस दिन ये अमेंडमेंट हो जाएगा, बिहार विधानसभा से जो प्रक्रिया है
उस दिन के बाद से पीने वालों की मौज है, 24 घंटे के भीतर आप घर आएंगे, यदि आप पिए हुए हैं तो जेल नहीं जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में कहते हैं लोग, कोई 50,000 भी कहते हैं, कोई लोग 60,000 भी कहते हैं। जेल में ऐसे लोग भरे पड़े हैं क्योंकि हमने ये समझा है, हमने ये देखा है, मैंने बहुत लंबे अरसे तक क्राइम रिपोर्टिंग की है कि जब पुलिस वालों पर यह दबाव बना कि आपको शराब रोकना है, तो शराब बेचने वाले, शराब पिलाने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई कितनी हुई मैं नहीं कहता, लेकिन हां, गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने शराब पीने वालों को भेजकर जेल भर दिया। तो ये 50-60 हजार लोग जो 8 महीने से, 10 महीने से, 6 महीने से, 3 महीने से जेल में है। और अब नया प्रावधान आ गया कि आपको महीने भर की ही सजा, यदि आप दंड नहीं देते तब भी महीने भर की सजा। फर्स्ट ऑफेंस, ये फर्स्ट ऑफेंस है। हम फर्स्ट ऑफेंस की बात कर रहे हैं। अभी तक तो कोई प्रमाण मिलेगा ही नहीं कि सेकंड ऑफेंस की बात है जो जेल में भी बंद है। ये रिकॉर्ड कहां मेंटेन किया गया है? तो ऐसे लोग क्या जेल से छोड़ दिए जाएंगे जो पहले से बंद है? अगर कोई अमेंडमेंट किसी एक्ट में होता है तो वो ऑर्डिनरली वो प्रोस्पेक्टिव होता है। अच्छा, मतलब जब उस से तारीख से अमेंडमेंट आया उसके बाद से। तो अब ये प्रावधान होगा पेनल्टी का। अब पूर्व के अनलेस के लेजिस्लेचर एक्ट के अमेंडमेंट में स्पेसिफिकली लिखे नहीं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये उन पर भी लागू होगा जो पूर्व से इस अपराध के, जो इस मामूली जोन में हाँ। अगर लेजिस्लेचर लिखेंगे कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है तभी होगा, अदरवाइज इट इज प्रोस्पेक्टिव। तो अब से ये कानून लागू होगा, पहले वालों के साथ नहीं होगा। मतलब जो आज प्रस्ताव दिख रहा है उसके हिसाब से जो पहले से जेल में बंद है, उन्हें कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। नहीं मिलने जा रही है। अनलेस के लेजिस्लेचर अगर कह दे कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है तो होगा। तो फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसर्न है या हाई कोर्ट का कंसर्न है कि जो पहले से इतने केसेज, आगे से ठीक है केसेस कम हो जाएंगे, लेकिन पहले से जो इन केसेस का लोड है वो तो कम नहीं होगा। देखिए, केसेज के लोड का जो परसेंटेज की बात की जा रही है कि 50-60 हजार एक्साइज के केसेज हैं, एग्जैक्ट डाटा मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन अगर 60 हजार केस अभी हाई कोर्ट में बेल के पेंडिंग है, सपोज करिए, तो उसके 2-3 कारण हैं। एक तो कि हमारे यहाँ जजेज का स्ट्रेंथ कम है, लेस देन हाफ है, 53 स्ट्रेंथ है मेरा, 25 ऑनरेबल जजेज हैं। दूसरा ये पेंडेमिक है, 16 महीने, आप 24 मार्च को 20 में लगा था लॉकडाउन, उसके बाद छोटे छोटे समय अवधि के लिए कभी खुला कभी फिर जनरली वर्चुअल हुआ, तो वर्चुअल से एकस्टम तो नहीं थे इस सिस्टम से लॉयर्स, तो उसके चलते डिस्पोजल कम हुआ, केसेस का डिस्पोजल वहां भी कम हुआ। केवल एक्साइज का ही बैकलॉग नहीं है, उसको और इस तरह से देखिए भाई ज्ञानेश्वर जी, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के 498 के केसेस, 304B के केसेस, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, हस्बैंड के अगेंस्ट में प्रिजम्पशन है, एविडेंस एक्ट को चेंज कर दिया। अभी हम आते हैं सर, दौड़ी वाले पर आते हैं, ठीक है, हम दौड़ी वाले पर एक दूसरा वीडियो करें। एग्जैक्ट डाटा एक्साइज का कितना केस पेंडिंग है ये नहीं कह सकते, तो अगर इसको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बनाया जाएगा तो लोड अभी कुछ नहीं कम होगा, आगे नहीं आएगा केस, लेकिन जो है लोड बना हुआ उसको तो डिस्पोजल करना होगा। देखिए सर, प्रारूप आपके सामने है, जो संशोधन का प्रारूप है। अब चलिए ये बात आ गई कि पीने वाला जेल नहीं जाएगा, वो दंड देकर छूटेगा, लेकिन जब उसने पिया है तो उसके पास शराब तो रही होगी। हाँ, तो फिर वो प्रावधान तो पुराने रह गए उसके। नहीं, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। ABCDE कोई भी घर है, वहां पुलिस पहुंचती है और एक व्यक्ति शराब पीता हुआ मिल जाता है, तो एक तो हुआ कि वो दंड से छूट जाएगा, लेकिन यदि उसी घर में 1 बोतल शराब मिल जाता है या 2 बोतल शराब मिल जाती है तो क्या होगा? वो तो कन्फिस्केशन का प्रावधान था ही। हाँ, कि जहां गोडाउन हो, जो स्टोरेज हो। नहीं, ये 1 बोतल और 2 बोतल, 1.5 बोतल वालों को कन्फिस्केशन का नहीं था ना। हाँ, उतने में कन्फिस्केट थोड़े होगा प्रॉपर्टी। हाँ, वो फिर उसके लिए तो 2 प्रावधान है, उसको वो अपील में जाएगा। कन्फिस्केशन अगर कलेक्टर करेंगे तो फिर उसके अगेंस्ट में अपील में जाएगा वो। फिर तो अपील में कितना समय लग रहा है? तो समय उसका तो कोई जवाब नहीं है। रेमेडी है तो रेमेडी एग्जॉस्ट करना होगा, तभी हाई कोर्ट आएगा। अच्छा, हाई कोर्ट से तो उसको तुरंत राहत कोई मिलेगी नहीं। तो 37 में तो संशोधन हो गया, लेकिन यदि किसी के पास 1 बोतल शराब मिल जाता है ऐसे, वो अपने यूज के लिए उसने रखा है, तो उसका क्या होगा? देखिए, पहले भी ऐसे केस आते थे कि एक गाड़ी में आधी बोतल शराब मिली, उसमें 2 आदमी पीने के, तो वो गाड़ी कन्फिस्केट हो जाती थी। गाड़ी के कन्फिस्केशन का प्रावधान था, और चूंकि 5 साल 10 साल सजा थी, तो वो तो हाई कोर्ट से जमानत होती थी, लोअर कोर्ट में तो मिलता नहीं था। ठीक है, उससे नंबर बढ़ते चले गए, तो उसमें तो अभी कोई राहत नहीं आई है। मतलब तो अमेंडमेंट में अभी कोई प्रावधान नहीं है, जो हमने कर्सरी देखा है उसके मुताबिक अभी वैसा कोई रिलीफ नहीं नजर आ रहा है। मतलब इसका सीधा आशय ये हुआ कि पिए हुए हैं तो छूट जाएंगे, यदि आपके पास है तो पी लीजिए, रखे हुए हैं तो नहीं छूटेंगे।
उस पर थोड़ा और उस अमेंडमेंट को आगे जाके पढ़ के देखना होगा कि होगा। उन लोगों को कोई रिलीफ मिला है कि नहीं रिलीफ मिला है कि हाँ, नहीं। उसके लिए आप हमसे दूसरा इंटरव्यू लीजिए। एक और सवाल कर लेते हैं। दिल्ली से व्यक्ति चला दार्जिलिंग के लिए, उसका बिहार से कोई वास्ता नहीं है, वो आया बिहार की सीमा में, उसने अपनी मौज मस्ती के लिए या शाम को रंगीन करने के लिए दिल्ली से 2 बोतल शराब रख ली थी, बिहार में गाड़ी हो गई चेक, क्या होगा? देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अच्छा, आप ये कह देंगे ये एकदम लॉ सेटल्ड है, ये प्रिंसिपल लॉ का है। हिंदुस्तान में जितने कानून हैं ये सपोज किया जाता है कि ज्ञानेश्वर जी उसको पता सबको है। जानते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमने अपराध ये कर लिया, मैं नहीं जानता था कि इसमें दंड है। आप ये नहीं कह सकते कि बिहार में प्रोहिबिशन है, मैं ये नहीं जानता था, मैं तो दिल्ली से चला था, मुझको आसाम जाना था। तो अगर बीच में आप यहां रुक गए तो वो तो उस प्रावधान के मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यदि आप दिल्ली से चले हैं हाँ, तो बिहार में प्रवेश करने के पहले उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। बिल्कुल। और यदि आपको लेना ही है तो बिहार की सीमा को प्रवेश करते हुए, बाहर जाते हुए यदि आप झारखंड में पहुंचते हैं या बंगाल में पहुंचते हैं तभी खरीदें। हाँ, जहां अगर आप ये कहते हैं कि बिहार में प्रोहिबिशन है, मैं नहीं जानता था, इसलिए मैं आ गया, इसलिए मैं दंड का भागी नहीं हूं, तो ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ नहीं चलेगा। तो देखा आपने रमाकांत शर्मा जी से जो शराबबंदी कानून के संशोधन पर जो चर्चा चल रही है, हमने रमाकांत शर्मा जी के साथ बहुत कुछ जानने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आप लाभान्वित होंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।